आर पावर की बात करते हैं। भीष्म खन्ना जी का सवाल है और ये आर पावर में लंबे अवधि के लिए नज़रिया आपका चाह रहे हैं और वो इसलिए कि कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने हाल में लिए हैं, उनको मिले हैं। तो क्या ये एक पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है? आर पावर को कुछ लोग हमेशा इस बात के लिए याद करते हैं कि 2008 में जो बाज़ार में बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसका ट्रिगर पॉइंट आर पावर का आईपीओ था। एक्चुअली था। जो हाल हुई थी ना इन्वेस्टर्स की, उस समय तो नहीं, मार्केट लेकिन और भी अब शानदार। नहीं वो ठीक है, आर पावर के माथे पे वो ठीकरा फूटा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लेहमैन ब्रदर्स को आर पावर ने फोड़ दिया। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिस वैल्यूएशन पे आया था ना आर पावर, जी। वो वैल्यूएशन अपने आप में किसी हिसाब से जस्टिफिएबल नहीं था, तो जो होना था हमारे वो यहाँ होना ही। अपना गुब्बारा फूलता जा रहा था और उसी बीच में आर पावर आया, उस समय का सबसे बड़ा इश्यू था और उस गुब्बारे हुँ, के चलते मतलब वो एक ट्रिगर पॉइंट बना कि भई वहीं से वो पूरे मार्केट में एक मेल्टडाउन शुरू हो गया। लेकिन हुँ। कहानी तो लेहमैन ब्रदर्स की पहले ही बन गई थी। हाँ, वो तो बात है, लेकिन खैर, अभी अभी क्या करना है आर पावर में, मतलब लूटा-पिटा, घिसा हुँ, हुआ शेयर, लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वापस सोलर में, इधर-उधर कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो क्या रिवाइवल की उम्मीदें बन रही हैं? नहीं मुझे बिल्कुल, मैं इस कंपनी को बिल्कुल इससे ट्रैक ही नहीं करता, तो मेरे पास उसका आइडिया नहीं रहेगा। हाँ, प्राइस लेवल से देख के बात करना है तो मैं बता सकता हूँ, बिकॉज़ अभी भी ये मेरे अलर्ट पे है नहीं। जी, तो जहाँ तक फिलहाल प्राइस तो हाँ, तो बताएँ। प्राइस लेवल में ये है कि क्लियर है, कंसोलिडेशन में है, 3250 और ऊपर में करीब-करीब 50-52 रुपए का। इसमें कंसोलिडेशन है बड़े में, लेकिन इन द मीन क्या हो रहा है कि अभी 50 डीएमए पे सपोर्ट है इसका, करीब 41 पे समझ लें। तो अगर 41 होल्ड कर लेता है, तो गैप भी मेंटेन्ड है, 50 डीएमए भी मेंटेन्ड है। फिर यहाँ से अपसाइड मिल सकती है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में होता ऐसा है कि मैंने कई बार देखा है कि मल्टीपल टाइम्स 200 डीएमए का टेस्ट हो, इसलिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। 41 पे रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है, जो ट्रेड करना चाहते हैं। जो थोड़े लंबे समय के लिए देखना चाहते हैं, उनके लिए 32 ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, लेकिन सुमेश, ये कंपनी अगर आप देखें, चलिए 2008 की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप 2020 में भी चले जाते हैं, जहाँ इसकी मतलब कोई कीमत नहीं बची थी, ₹1 का शेयर, उससे कम का शेयर, इस तरह का हो गया था और वहाँ से आज ये 50 के ऊपर जाकर के अभी 44-45 पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं तो एक रिवाइवल तो हुआ ही है और अ, हम लोग शायद इसे मल्टीबैगर में ना गिनें, लेकिन अगर सोचिए किसी ने 2-4 रुपए, ₹10 के आस-पास लेकर के अगर वो आज होल्ड कर रहा होगा, तो उसके लिए तो मल्टीबैगर है ही ना ये। देखिए, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से डिफ़ाइन कर लें कि जो भी ₹1 पे चांस लेना चाहते हैं, वो एक तरह से बात करते हैं भाग्य आज़माने की। ₹1 पे जिस समय था, कोई भी एक पैरामीटर बता दें जिससे इस कंपनी को बैंकरप्ट ना कह के रिवाइवल डिक्लेयर किया जा सकता। तो ₹1 का ₹50 को मल्टी बैगर नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि वो एक भाग्य वाली बात है। डाल दिया पैसा, कंपनी बच गई तो बच गई, नहीं तो गई। अब एक एग्ज़ाम्पल ये है, दूसरा एग्ज़ाम्पल ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी है, तीसरा एग्ज़ाम्पल आपके पास येस बैंक का भी है। ₹300 की चीज़ आज की तारीख में आप देखें कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी जिस मान लीजिए कि येस बैंक किसी दिन टर्नअराउंड अच्छा हो गया और फिर से हो गया ₹100, तो बोलेंगे ना ₹10 की चीज़ कहाँ पे पहुँच गई। लेकिन जिस समय बॉटम बनता है, उस समय क्लियर होता है कि बहुत बड़ा रिस्क है उस कंपनी में सर्वाइवल का। ऑनगोइंग एंटिटी कंसर्न रहेगी कि नहीं, उसका बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए ये मल्टी बैगर बाय चांस है, नॉट बाय लॉजिक है। अगर कोई एक अच्छी कंपनी लॉन्च होती है, मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आता है, वो भी कंसोलिडेट करती है, उसका रेवेन्यू बढ़ता जाता है, वो मल्टी बैगर बने तो कोई बात है। जो कंपनी बैंक्रप्सी के रिस्क पे है, वो अपने आप रिवाइवल हो जाती है, तो मैं नहीं समझता कि मल्टी बैगर है। हाँ, मल्टी बैगर बनने के लिए एक बार ये प्रॉफिटेबल हो जाए और उसके बाद की असेसमेंट करते हैं। प्रॉफिटेबल हो गया और फिर उसके बाद रिस्क खत्म हो गया कि बैंकरप्ट नहीं होगी, तो फिर जैसे सुज़लॉन में हुआ, आइनॉक्स विंड में हुआ, अगर उस तरह की बात अगर इसमें होगी, जब अच्छे से प्रॉफिट में आ जाएगा, तो इसको भी रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो नहीं कर सकते ना। जी, तो
नहीं, लेकिन इस तरह की प्लेज़ को मतलब एकदम हम इग्नोर करें या चलिए ठीक है, आप उसे बहुत रिस्की बेट के रूप में लेकर के चलें या इसे प्योर टेक्निकल प्ले के रूप में भी लेकर के चलें। अगर हम भूल जाएँ कि ये रिलायंस पावर का चार्ट है और ये लेवल्स 9-10 रुपए से 50 की ओर जा रहे हैं। प्योरली एक टेक्निकल प्ले के रूप में ही अगर कोई इसे हायर लो के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए चले तो भी वो 10-20 रुपए के बीच कहीं पकड़ेगा और 20-30-40 रुपए के आस-पास कहीं जाकर के उसे अच्छा एक एग्ज़िट मिल जाता है। हुँ। फिर भी ये आएगा पेनी स्टॉक के कैटेगरी में और पेनी स्टॉक के तरह से ही इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ठीक है, कंपनी बोलती है ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं तो थोड़ा पैसा रिस्क पे डाला जा सकता है, स्टॉप लॉस लगा तो लगा, नहीं लगा तो पैसा गया। तो उस जी, हिसाब से इसमें काम किया कोई एक्सपर्टीज़ के हिसाब से तो कर सकता है। जी। लेकिन इसकी एनालिसिस पेनी स्टॉक की जैसी ही होगी।